बेटा स्क्रीन पे आप लोग को जेईई मेंस का सिलेबस दिख रहा होगा ईएम वेव्स का। अगर हम इसको कैटेगराइज करें सिलेबस को तो दो पार्ट्स में कर सकते हैं। पहले में हम लोग ईएम वेव पढ़ेंगे, उसका नेचर कैसे होता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग पहले पार्ट में ईएम वेव्स का नेचर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम जो ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है उसको स्टडी करेंगे, और इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की। ये बहुत एलिमेंट्री है, ये पार्ट छोटा होता है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा होता है। बट अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि इसका सोर्स क्या होता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं इसको भी काम करता हूँ, पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट सेक्शन को, सेक्शन फर्स्ट को हम पॉइंट्स में डील करते हैं। तो 1 इज 2। सेक्शन 1 में अगर आपसे सोर्स पूछ रहा है तो आप बोलोगे ऑसिलेटिंग चार्ज। अगर एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज इज सोर्स ऑफ ईएम वेव। अगर आपसे कोई पूछेगा ईएम वेव की इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी होगी, तो ये जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी होगी ना ऑसिलेशन की, सपोज ये एफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो ईएम वेव की भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी एफ। तो ये इसी के अंदर पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर मैं पॉइंट ए से, सपोज सन से लाइट अर्थ पे आ रही है, तो दिस डायरेक्शन फ्रॉम सन टू अर्थ is called direction of the wave or direction of the energy. Direction of wave और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। अब देखो जरा, इसमें ईएम वेव इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में सेम फेज में ऑसिलेट करती है। मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आप कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन करो कि मैंने आपको बोला वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तब इसकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, वाई एंड जेड। वाई जेड। अगर वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी, इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो बेटा, अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है तो हम माइनस एक्स की तरफ बोलते हैं, ये वाला हमारा। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं फेस से ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से जब ऐसा होता है तो हम पॉजिटिव एक्स कहते हैं। अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है तो हम नेगेटिव एक्स कहते हैं। अब देखो जरा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में सेम फेज होगा। मतलब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम फेज होगा बेटा, दिस कॉल्ड फेज। दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, साथ में नीचे आएंगे। अगर ऐसे वेव बनाऊं तो मैं, तो आपको यही फील करना है कि अगर मैंने इनको ऐसे लिखा है तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज ये ई नॉट है, मैक्सिमम ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो हमारा बी नॉट कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा। वेक्टर बी बोलता हूँ, बी नॉट नहीं। चलो, मतलब मैक्सिमम लेंथ बी नॉट हो गई। तो जब भी आपको स्पेस में आगे जाते दिखेंगे तो एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा और एक ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बेटा देखो, हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, उनको लगता है सिर्फ कंडीशन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा ऐसा नहीं है। आगे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक पॉइंटिंग थ्योरम होता है जो इसमें भी रिलेशन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में भी आप ऐसे निकाल सकते हो कि ऐसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ वेव आप ऐसे निकाल सकते हो, ई क्रॉस बी से। देखो, आपको ये देगा जरूर, आई प्लस जे ऐसे किसी फॉर्म में देगा क्वेश्चंस में। ये प्लस आई के लॉन्ग है, ये अपने आप निकाल सकते हो, या ये जे के लॉन्ग है। मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के ई नॉट और बी नॉट से आप ये निकाल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या होगा। तो ये पॉइंट वाइटल पड़ता है क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन करके ही क्वेश्चन करते हैं। अगर ईएम वेव का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व नहीं करोगे, बस आप देखोगे क्या सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखना। आगे चल के इसे पॉइंटिंग थ्योरम नाम से पढ़ाते हैं, लेकिन आप सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना काफी है, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ
वेव होगा। अब आगे आते हैं बेटा। देखो बेटा, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो ये वैक्यूम में सेल्फ सस्टेनिंग होती है, मतलब यहाँ पे मीडियम एब्सेंट रहता है तो भी ये चल के आती है। सन से या कहीं से भी जब सोर्स से निकलेगी ये वेव तो पूरा जाएगी। दो अर्थ पे आते आते हम मोस्ट पार्ट को हमारा एटमॉस्फेयर फिल्टर कर देता है और विजिबल पार्ट हमारे काम की रह जाती है। अब बेटा फिर भी मैं एक बार चीज़ें लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बच्चे भूल चुके रहते हैं इसको। अगर हम ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख रहे हैं, तो ओमेगा आपका वही सिंपल वाला है बेटा, टू पाई एफ या टू पाई बाई टी। के आपका वेव नंबर है, अगर आपको याद है तो टू पाई बाई लेमडा, या हम लोग सीधे वैसे लिख सकते हैं के को कि देखो, अगर मैं ऊपर नीचे एफ से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रीक्वेंसी से, तो नीचे आ जाएगा सी और ऊपर आ जाएगा ओमेगा। देखो, अब इसके फर्दर अब हम इसी में से प्रॉपर्टीज निकालेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हम लिस्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड से, और कितना बड़ा होगा आप ऐसे रिलेशन याद रख सकते हो, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। अब देखो बेटा, इससे कई सारी चीजें आप डिड्यूस कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बेटा। आप यहाँ पे कॉमन सेंस से देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो जितना जैसे पोलराइजेशन, मतलब आप अगर फील करो तो भले ही डायग्राम टीचर ने आपको ऐसे बना के दिया है, बट आपकी जो भावनाएं आएंगी वो ऐसी आएंगी, भाई ये डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा सा ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इतना सा है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कम है, आई एम जस्ट सेइंग कि उसका एम्पलीट्यूड छोटा है। देखो, अब वापस आते हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कई बार आपको ये बोलेगा कि रे ऑप्टिक्स के जितने फिनोमेना होते हैं, जैसे पोलराइजेशन हुआ, अब मान लो मुझे इस शीट के अंदर से एक वेव पास करनी है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रॉब्लम देगी, मैग्नेटिक फील्ड इतनी छोटी सी पास हो जाएगी, तो रे ऑप्टिक्स के सारे फिनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड गवर्न कर देता है। देखो, ये चैप्टर ऐसा भी है कि न्यूमेरिकल्स भी हल्के फुल्के आ जाते हैं, पर सारे लॉजिकल डिडक्शन से हो जाते हैं, वरना ये स्टेटमेंट फॉर्म में देगा कि रिऑप्टिक्स वाली चीजें किससे रिजॉल्व होती हैं, आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, आप सोच के बता सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि रिऑप्टिक्स वाइज वो, मतलब ऑप्टिक्स वाइज ये काम का नहीं रहता, बेटा रिऑप्टिक्स नहीं ऑप्टिक्स लिखना। ऑप्टिक्स के सारे फिनोमेना हम इससे एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। देखो, किसी भी वेव की या किसी की भी स्पीड आप ऐसे लिख सकते हो, अगर वो वैक्यूम में है तो इतना v नॉट इंटू, और अगर किसी मीडियम में है तो सिंपली आप लोग एब्सोल्यूट की जगह म्यू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम और परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम लिख लोगे। तो इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आई होप बेटा आप लोग को ये सब याद होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसी तरह से इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर, इफ नीडेड, अगर किसी मीडियम में पूछ रहा है तो। इसके बाद देखो बेटा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पलीट्यूड इन सब का अंतर हो मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन एनर्जी डेंसिटी उन दोनों की सेम रहती है। चलो मैं फॉर्मूले पे आता हूँ। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, देखो सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा था, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मुझे, आपको अगर याद हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी डिफाइन की थी, हाफ ई स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह ये पुट करूंगा, ये किसी भी इंस्टेंट पे हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसी भी इंस्टेंट पे हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे एवरेज एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तब अगर मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा हाफ नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है तो आपको सिर्फ इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, साइन के एक्स साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का। बेटा किसी भी साइन स्क्वायर फंक्शन का, इस टाइप के फंक्शन या जो भी होते हैं, इसका एवरेज हाफ आता है। अगर ये साइन होता तो इसका एवरेज जीरो आता। तो
ठीक है, तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ कि इसकी जगह मैं 1/2 पुट कर सकता हूँ। तो मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखो बेटा, किसी भी टाइम पे एनर्जी डेंसिटी इतनी होगी, वो इंस्टेंटेनियस होगी, चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह चेंज होगा टाइम के साथ, तो ये भी चेंज होगा। लेकिन एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपकी आ जाएगी हाफ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एक और 1/2 दैट विल बिकम 1/4। अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी याद रखे हैं तो उसका फॉर्मूला था हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। अगर आप सेम लॉजिक पे एनर्जी डेंसिटी निकालोगे, ये एनर्जी डेंसिटी हुई और ये वाली चीज़ आई एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे ही इसको पुट करोगे, फिर से वही आपको दिखेगा, बी की जगह बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता, तो यहाँ से भी मुझे वही मिल जाता 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये आ जाता मेरा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था सी इक्वल टू ई नॉट बाई म्यू नॉट, सी बी नॉट। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पुट करूँ तो मुझे ये दोनों आइडेंटिकल दिखेंगे, मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पुट करने के लिए, इसको सी इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू ई नॉट। इन दोनों को मिला के यहाँ पुट करना, आपको मिलेगा ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं पूरी वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ तो इन दोनों को ऐड करके बोलना। किसी अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछूँ तो इतना आंसर है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का पूछूँ तो इतना आंसर है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव जो आती है दैट विल कम इन लाइक, इन दोनों को ऐड किया नहीं, हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इतना आ जाएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब देखो, अगर यही वेव किसी पे जाके टकराती है तो एक टर्म रेडिएशन प्रेशर, या अब सिंपली मोमेंटम सोच लो, हम इसको ऐसे लिखते हैं U/c। अगर और ये वाला केस तब आता है जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, सपोज आप कहीं पे जाके टकराए और वहीं एब्जॉर्ब हो गए पूरा, तो ये वाले फॉर्मूला आप लिखोगे। लेकिन सपोज आप अगर आप टकराए, देखो बेटा यहाँ पे तो आप वैसे इसको प्लेन लेना है ऐसे, इस थ्योरी के हिसाब से ये ऑब्लिक कोलिजन वाला केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर मैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करता हूँ तो बेटा जस्ट मैं मोमेंटम के हिसाब से निकलवा रहा हूँ, आप ऐसे ही निकाल लोगे। अगर आपको देता है कि वो टकराता है और पूरी वेव लौट जाती है, तब बेटा ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तब आप इसको 2u/c लिखोगे। और सेम बेटा अगर आप लोग को थोड़ा सा कोलिजन की बेसिक थ्योरी आती है तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, एंगल फाई पे रहता है, ये थीटा मान लो, तो यहाँ पे बस p इक्वल टू 2u cos थीटा बाई सी, इस तरह से आ जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग को बेटा ये बात याद रखनी है कि ईएम वेव पास होते वक्त, जैसे लाइट पास हो रही है कहीं से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन। बेटा इस चैप्टर से चीज़ें इंफॉर्मेशन वाइज भी आती हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समराइज कर दूँ, आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। अब देख लो बेटा, इसमें एक टर्म और आता है इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव। इंटेंसिटी आप आसानी से निकाल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। आप इतना समझ लो कि इंटेंसिटी का वो मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अब मुझे ईएम वेव की इंटेंसिटी निकालनी है, तो लेट अस से कि एक ईएम वेव पास कर रही है और किसी पर्टिकुलर इतने डोमेन से पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, तो हम लोग डिफाइन कर देंगे कि एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ पे एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया
per unit time perpendicular to the direction of the wave। मतलब आपको ये एरिया लेना है, तब हम इसको इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। अब चाहो तो इसका सिंपल सा डेरिवेशन देख लेते हैं, देख सकते हो आप। ऐसे देख लो कि सपोज लेट अस से कि एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी फॉलिंग कर रही है। हमने थोड़ी देर पहले एवरेज निकाला था, तो हम उसको पुट कर देंगे। सपोज ऐसा हो रहा है, दिस इज एवरेज एनर्जी पासिंग। अगर अब मैं इसको जानबूझ के दोनों तरफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं, तो नीचे मुझे वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे भी मुझे वॉल्यूम आ गया। नहीं सॉरी, आपने डी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो ये वाला टर्म मिला के यू एनर्जी बाई वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, देखो ये रही। मैं इसी को यूज कर लूंगा, हाफ स्क्वायर नॉट स्क्वायर। अगर मेरे को एवरेज एनर्जी आ गई और डी बाई टी यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट अगर मैं वैक्यूम ले रहा हूँ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। इतने में हमारा बेसिक ईएम वेव खत्म होता है। आपको अब सारे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू करना है। आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, आप उससे एलिमिनेट करके कर देना, सॉल्व मत करना बेटा। वो आपसे जनरली ईएम वेव की इक्वेशन पूछते हैं और आपको सारी प्रॉपर्टी याद है तो आप कर ले जाओगे। जो आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये दोनों सेम फेज में होते हैं बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहेंगे हमेशा। तो मतलब कभी भी तुमको उसका ये पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का ये पार्ट हमेशा सेम दिखेगा, सेम नेचर का। चलो अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट में। देखो हम लोगों ने अभी ये पार्ट खत्म किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका नेचर। अब मैं एज ए स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा। जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा ये पार्ट। स्पेक्ट्रम, तो देखो इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हो। स्पेक्ट्रम में पहले एक बार हमें वो ऑर्डर याद करना होता है कि कैसे ये लोग बने हैं। जैसे देखो रेडियो लिखा है मैंने, फिर आप माइक्रोवेव लिखा है, बिल्कुल जेई का सिलेबस देखो जैसे लिखा है। उसके बाद इंफ्रारेड, बेटा इसको हीट वेव टाइप का भी बोलते हैं। फिर आपका विजिबल आ जाता है, तो मैं इसको विबग्योर लिखता हूँ जानबूझ के। आपको ना इनका बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है सारे का, हल्का हल्का, दो दो मिनट का, एक एक मिनट का टाइप का, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है इस पे। फिर अल्ट्रावायलेट आ जाता है, फिर एक्सरे और फिर गामा। अब देखो बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक लॉजिक ऐसा समझो कि जब तुम इस तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। अब पहले एफ सिंबल यूज करो कि न्यू सिंबल यूज करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। इस तरफ आओगे तो लैम्डा बढ़ता है। अब तुम लॉजिक यहाँ से भी देख भी लगा सकते हो। अगर तुमने विब्ग्योर लिखा है, बेटा रुको मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, विब्ग्योर, सॉरी विब्ग्योर। हाँ, मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिसाइड करता है, इक्वल टू एच न्यू से, तो एनर्जी भी बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट। अब देखो जिसकी वॉलेट से ज़्यादा एनर्जी होगी अल्ट्रावायलेट, जिसकी रेड से कम एनर्जी होगी इंफ्रारेड। तो नाम वाइज आपको यहाँ तक तुरंत याद हो जाता है। अगर आपको विब्ग्योर भी याद है तो इतना तुरंत याद हो जाता है। देखो इतना सा हुआ। अब लेकिन देखो इसमें हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से आता है कि इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑर्डर देखना है, बट आप लोग को ये सारी प्रॉपर्टीज हैंडी आएंगी। एच न्यू स्पीड इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, ये दोनों आपको हैंडी आएंगी इसमें रीअरेंज करने के लिए। लेकिन आप एनसीईआरटी से जाके चाहो तो ये रेंज थोड़ा बहुत देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक होता है। मन करे तो, वरना छोड़ दो बेटा, इतना वहाँ आइडिया लगा के कर देना, एडुकेटेड गेस लेके कर देना। अब देखो मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि एग्जामिनेशन में पूछता क्या है। जैसे आपसे पूछेगा रेडियो वेव, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये हमारा यूज होता है टेलीविजन कम्युनिकेशन में। और अगर हमें कोई वॉइस कम्युनिकेट करनी है, जैसे सेलुलर फोन यूज होते थे ना, तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन होता था फोन से, तब हम रेडियो वेव यूज करते हैं, या टीवी कम्युनिकेशन के लिए। बेटा माइक्रोवेव आप घर में यूज करते हो, तो ये बहुत जगह यूज होता है। देखो अगर आपको याद है जो घर में माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव ओवन,
आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये इसकी वेवलेंथ जो होती है बेटा, उसके लिए यूज़ कर सकते हो माइक्रोवेव को। आपको एयरक्राफ्ट के अंदर ना बेटा रेडार सिस्टम की जगह यूज़ हो सकता है, तो आप रेडार वर्ड याद कर लेना। नेविगेशन के लिए रेडार सिस्टम याद कर लेना। बेटा ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। बेटा इंफ्रारेड बेसिकली अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। जैसे ये इसकी एनर्जी थोड़ी सी वायलेट से ज़्यादा होती है, तो हल्की सी हीटिंग के लिए। अब जो नाइट विजन कैमरास बनते हैं, गॉगल्स बनते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। और ये रिमोट जो आप घर पे यूज़ करते हो उसमें यूज़ होता है, जो टीवी रिमोट्स यूज़ करते हो, नाइट विजन के लिए यूज़ होता है। बट ये एज इट इज़ पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। बेटा एक सिंपल सी बात है, जैसे अल्ट्रा वायलेट ये सब हैं, ये हमें फ़िल्टर कर दिए जाते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन इंफ्रा और विबग्योर हमारा आसानी से अंदर आ जाता है। अब जो विजिबल वाला जोन है, ये वाला, ये रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है पूरा का पूरा, आता है और चले जाता है। लेकिन जब इंफ्रारेड वापस जाता है तो वो ट्रैप्ड हो जाता है गैसेस में, तो ये हीटिंग इफेक्ट को रेज करता है। अब देखो विजिबल रेज बेटा, इट इनेबल्स अस टू सी, तो ये पूछेगा नहीं आपसे। अब यूवी रेस पे आ जाते हैं बेटा। बेटा यूवी रेस से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब अगर आपको घर में एक छोटा सा किसी के घर में एक्वेरियम हो, तो अल्ट्रावायलेट रेस लगा के ऐसे छोटी छोटी ट्यूबलाइट्स लगा देते हैं अल्ट्रावायलेट टाइप की, जो रेस पैदा करती है, बैक्टीरिया और जर्म्स किल करते हैं एक तरह से हीटिंग करके। तो आप ऐसे लिख सकते हो, किल। और बेटा आपने सुना भी होगा यूवी प्यूरिफिकेशन टाइप का, वाटर। और अगर इसके थ्रू एक हाई प्रिसिशन ऑपरेशन होता है, लेसिक आई सर्जरी, आपने सुना होगा। बेटा आप समझना, ये एनर्जी का फॉर्म है, और ये वॉयलेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्ट्रा वॉयलेट मतलब इसके पास अच्छी एनर्जी होती है, तो इससे हम लेज़र टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब आई सर्जरी में यूज़ होता है। अब मेडिकल पर्पज़ वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, वैसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हल्का हल्का आप सुने रहते हैं तो फ़ायदा रहता है। एक्सरे का आते हैं बेटा, एक्सरे तो बचपन से हम जानते हैं। एक्सरे का आपको, बेटा एक्सरे लेते हैं हम लोग मेडिक, अगर हमें कभी चोट लगती है तो हम एक्सरे लेते हैं, तो डायग्नोस्टिक टूल बोल दो इसको। और बेटा कहीं कहीं जगह से शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मतलब कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है या किस टाइप का है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में एक्सरे यूज होता है। बट बेसिकली हम उसके लिए उस पे डिपेंड करते हैं, गामा रेस पे। और कहीं कहीं एक्सरे भी यूज होता है। मतलब बेटा अगर ज़्यादा बर्न करना हो, देखो आप एनर्जी पे ध्यान दोगे ना तो मेरी बात समझ जाओगे। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इसमें से कहाँ पे एक्सरे यूज होगा, मतलब ऐसे कैंसर के लिए, अगर सिर्फ कैंसर के लिए पूछ रहा है तो आप गामा रे को प्रेफर करोगे, अगर सिंगल चॉइस करेक्ट है। लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दोनों यूज होते हैं, और गामा रेस का हमारे लिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल है कि हम इसे उसमें यूज करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में। तो बेटा इतना आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है, और इतने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी में एक बार स्पेक्ट्रम का वो देख लेना, फ्रीक्वेंसी और इसकी रेंज क्या है। शायद पेज नंबर 280 पे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है।